हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, तुम चलो मैंने आता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, मैं केवल इतना चाहता हूँ। तीसरा ऑप्शन, शराब विष से भयंकर है। और चौथा ऑप्शन है, वह स्वयं वहां जाना नहीं चाहता। तो तीन ऑप्शन हमारे सही हैं, एक ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुम चलो मैंने आता हूँ। इसकी जगह पर, मैंने की जगह पर मैं आता हूँ होता तो ये वाक्य सही होता। मैंने लिखा है इसलिए ये गलत है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर पाली। दूसरा ऑप्शन अपभ्रंश, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर हिंदी। तीसरा ऑप्शन हिंदी, पाली, अपभ्रंश और फिर प्राकृत। और चौथा ऑप्शन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। यहाँ पर अगर संस्कृत होता तो संस्कृत सबसे पहले आता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन मजबूरी में काम कराना। दूसरा ऑप्शन एक साथ दो काम करना। तीसरा ऑप्शन नुकसान उठाना। और चौथा ऑप्शन विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, मजबूरी में काम करना। ये इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम करना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा एक युग्म गलत है। गलत युग्म युग्म का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन बाती को वर्तिका कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बनिया को वणिक कहते हैं। तीसरा ऑप्शन पौत्र को पौत्री कहते हैं। चौथा ऑप्शन बहू को बधू कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौत्र का हमारा पौत्री नहीं होता। ये हमारा तत्सम गलत दिया गया है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गणना और गणना शब्द में सही अर्थ का चयन कीजिए। यानी कि दोनों गणना का अर्थ क्या होगा हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है संख्या और दबाना। दूसरा ऑप्शन गिनती और चुभना। तीसरा ऑप्शन जोड़ना और घटाना। चौथा ऑप्शन योग और भोग। तो एक गणना का अर्थ होता है चुभना और एक का होता है गिनती। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गिनती और चुभना। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, श्रद्धा नत तरुओं की अंजलि से झरे पात, कोपल के मूंदे नयन, थर 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 पुलक गात में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन अनुप्रास अलंकार। दूसरा ऑप्शन यमक अलंकार। तीसरा ऑप्शन मानवीकरण अलंकार। और चौथा ऑप्शन रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हमारे जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो किया गया है मानवीकरण अलंकार का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन अनुप्रास। दूसरा ऑप्शन यमक अलंकार। तीसरा ऑप्शन उपमा अलंकार। चौथा ऑप्शन अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले में कौन सा अलंकार है। यानी कि यहाँ पर जो रात्रि है उसको मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। रात्रि को यहाँ पर मानव के रूप में दर्शाया गया है कि वो सजकर जगकर बोल रही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि हमारी कौन सी होती है? का वर्ग की ध्वनि हमारी कंठ ध्वनि होती हैं। तो का वर्ग हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। का और खा हमारी कंठ ध्वनि हो जाएंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह में, कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन हमें दिया गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन उपमा अलंकार और चौथा ऑप्शन रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हमें योजक चिन्ह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहाँ भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिलता है वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से अल्पप्राण वर्ग कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है आपको याद रखना है वो होता है महाप्राण, और बाकी बचे हुए 1, 3 और 5 होते हैं हमारे अल्पप्राण। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि देखना है हमें कि दूसरा और चौथा हमारा कहाँ पर दिया गया है, तो वो तो महाप्राण होगा, बाकी बचे हुए हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। का हमारा पहला होता है और गा हमारा तीसरा होता है। बाकी सभी ऑप्शंस में महाप्राण दिए गए हैं और यहाँ पर ये स्वर दिए गए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण नाक से होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इया हो जाएगा। बाकी जा, शा और गा ये सभी हमारे नासिक व्यंजन में नहीं आते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन मूर्धन्य, दूसरा ऑप्शन ओष्ठ, तीसरा ऑप्शन कंठ तालव्य और चौथा ऑप्शन नासिक। तो ए और ए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है इसका उच्चारण स्थान। तो इसका उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य होता है। आपको याद रखना है कि ए और ए का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ तालव्य। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन उपमा अलंकार, चौथा ऑप्शन रूपक, चौथा ऑप्शन है हमारा रूपक अलंकार। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन रूपक अलंकार हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द उर्वशी 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 3 बार रिपीट हुआ है। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जब हमारा एक शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा अमानक वर्ण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन घा, दूसरा ऑप्शन भा, तीसरा ऑप्शन धा और चौथा ऑप्शन खा। तो अमानक वर्ण यानी कि जिसको हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी भा। भा हमारा अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भा जब वर्णमाला में दिया गया है तो ये अमानक कैसे है? तो पहले भाग को हम इस प्रकार से लिखते थे जिसे हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं मिला था। याद रखना है इस चीज़ को कि ये वाला जो हमारा भा दिया गया है ये हिंदी वर्णमाला में नहीं आता है, इसे ही अमानक वर्ण कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। का, गा, जा और फा किसकी ध्वनियाँ हैं? पहला ऑप्शन दक्षिण भाषाओं की, दूसरा ऑप्शन अरबी फारसी भाषाओं की, तीसरा ऑप्शन संस्कृत की और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी की। तो ये हमारी ध्वनियाँ हैं अरबी और फारसी की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरे ऑप्शन यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन उपमा अलंकार, चौथा ऑप्शन रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार होगा वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। चेतक के बारे में जो हमारी रचना की गई है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?
पहला ऑप्शन घोष वर्ण के, दूसरा ऑप्शन संयुक्त वर्ण के, तीसरा ऑप्शन तालव्य वर्ण के और चौथा ऑप्शन मूल स्वर के। तो जो हमारी छा ध्वनि है वो कहलाती है हमारी संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्त वर्ण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये का और शा के योग से मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन विसर्ग संधि और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र का आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर हमारी होती है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? पहला ऑप्शन जा और धा, दूसरा ऑप्शन आधे जा और या से, तीसरा ऑप्शन जा और या से, चौथा ऑप्शन जा और या से, यानी कि आधा जा और या मिलकर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत हमारा ज्ञा भी आता है और ये जा और या से मिलकर बनता है। इसको हम जिया भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जा और या इसका जब हम उच्चारण एक साथ करेंगे तो ज्या भी बोला जाएगा और नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको ज्ञा भी कहते हैं। तो ये थे आज के हमारी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।